अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से रात का आखिरी पहर था। खूबसूरत सी 17 साल लड़की, अपने स्याह रंग के घने घुंघराले बाल जो कमर से थोड़ा नीचे तक थे, बड़ी बड़ी ग्रे रंग की आंखें, नाजुक नकूश गुलाबी लब, सुर्ख व सफेद। वो लड़की जिसके गाल हमेशा सुर्खी रहते थे, खिड़की खोले खड़ी थी, जबकि खुले हुए बाल हवा से अटकेलियां कर रहे थे। हर चीज से बेखबर वो खिड़की के सामने घने दरख्त पर बैठे इस अधेड़ उम्र आदमी को देख रही थी, जो इस पर नजरें मरकूज किए बहुत आहिस्ता से कुछ तेज तेज पढ़ रहा था। यकदम इसके कानों में बिनबनाहट होने लगी। जाने कौन सी जुबान थी जिससे वो नाआशना थी। धीरे धीरे आंखें बंद करती वो पलटकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। कमरे में अचानक कोई हौला चलता हुआ आया और इसके ऊपर झुक गया। तेज गर्म सांसें इसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। इससे कबल वो हौला इसकी गर्दन को नोच लेता। दरवाजा जोर से बजा। देखते ही देखते सब कुछ हवा में तहलील होकर सब नॉर्मल हो गया, जैसे किसी भी पुरस्रार चीज का कोई वजूद सिरे से था ही नहीं। अगले दिन इसकी आंख खुली तो अंगड़ाई लेकर बिस्तर से उतरकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। रात का वाकया जैसे याद ही नहीं था। जिस्म बुरी तरह दर्द से टूट रहा था। कितनी ही देर वो शावर खोले आंखों को मूंदे गर्म पानी के नीचे खड़ी रही। अचानक शावर से लंबे लंबे बाल पानी के साथ नीचे की तरफ आते इसके चेहरे से होते हुए पूरे जिस्म पर फैलने लगे। घबराहट से मीसा ने अपनी आंखें खोलकर खुद को झुरझुरी लेकर झटक कर देखा। लंबी पुरसुकून सांस लेकर टेप बंद करती बाथ गाउन पहनकर वॉशरूम से बाहर आई, जहां इसकी मम्मा पहले से ही मौजूद थी। मीसा, तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ है? मरीता बेगम की नजर जैसे ही इसकी सुराहीदार गर्दन पर पड़ी तो परेशानी से इसकी तरफ आकर देखने लगी, जहां कोई जख्म का नामो निशान नहीं था। मम्मा, आई एम ओके। वो मुस्कुराकर अपनी मां को देखने लगी। मीसा के मुस्कुराने से दोनों गालों पे गड़े बने, जिसकी वजह से वो और हसीन लगती थी। लेकिन मरीता को जाने क्यों इसके मुस्कुराने से खौफ सा आता था। ये भी कुछ महीने से ही मरीता को कुछ महसूस होने लगा था। ठीक है मीसा, लेकिन इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? जाओ कपड़े चेंज करके लाउंज में आओ। तुम्हारे बाबा कब से तुम्हारा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। मरीता संजीदगी से इसे टोकती कमरे से निकल गई, जबकि वो गहरी सांस भरती वार्डरोब की तरफ बढ़ी। कुछ ही देर में वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपनी तैयारी का मुकम्मल जायजा ले रही थी, जब इसे महसूस हुआ खिड़की के साथ कोई चिपक कर खड़ा इसे देख रहा था। मीसा ने आहिस्ता से सर घुमा कर देखा, जहां कोई नहीं था। जल्दी से सर झटक कर वो कमरे से निकल गई। मीसा, तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। मीसा जो घर से कॉलेज के लिए निकल रही थी, साथ की आवाज पर पलटकर इसे देखा, जो इसके देखने पर मुंह फेरती अपने कमरे की तरफ निकल गई थी। मीसा इसे जाता देखती रही, फिर सर झटक कर अपनी ताई के कमरे की तरफ चल दी। इजाजत मिलते ही वो अंदर बढ़ी, जहां भारी वजूद की औरत शक्ल से ही खराट लगती थी, मगर इनका शीरीं लहजा इनकी शख्सियत से मेल नहीं खाता था। मीसा को देखते ही करना बेगम मुस्कुराई। हाँ मीसा, आओ, तुम कॉलेज जा रही हो? जी हाँ, आपको कोई काम था? हाँ, आज शाम को कुछ लोग आ रहे हैं साथ को देखने। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो अपने कमरे से मत निकलना प्लीज।
या अगर तुम कॉलेज से ही किसी फ्रेंड के साथ मूवी देखने चली जाओ, मैं तुम्हें पैसे भी दे देती हूँ। नहीं ताई, इसकी जरूरत नहीं है। मूवीज देखना मुझे पसंद नहीं है और सिनेमा जाकर 2-2.5 घंटे एक ही जगह बैठे रहना, ये मुझे सबसे बेकार लगता है। पता नहीं लोग कैसे इतनी देर एक ही सीट पर जमे रहते हैं। एनीवेज, मैं अपने कमरे से नहीं निकलूंगी, आप बेफिक्र रहें। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। सपाट लहजे में अपनी बात मुकम्मल करती मीसा कमरे से निकल गई। मीसा सीढ़ियां उतर रही थी जब अपनी दाईं तरफ सलाखों वाले स्याह गेट की तरफ देखा। आखिरी स्टेप उतरकर गेट के करीब गई। अंदर पूरा स्कूल खाली था, जो आज बंद था। धूप और रोशनी छन छन कर अंदर पड़ रही थी जब अचानक इसे यूं महसूस हुआ कोई क्लास से निकल कर भागा है। मीसा तेजी से नीचे उतरकर बैरूनी गेट से निकल गई। इसके 2 मिनट बाद ही गेट खोलकर काले रंग वाला लाल अंगारा होती आंखों बड़ा सा कुत्ता निकल कर गायब हो गया। तेज तेज चलती वो कॉलेज की तरफ जा रही थी। इनके घर से कॉलेज ज्यादा दूर नहीं था। वो हमेशा नकाब करके पैदल ही चलकर गर्ल्स कॉलेज जाती थी। नकाब का शौक भी इसे दोस्तों को देखकर चढ़ा था। तुम परेशान हो? मीसा की दोस्त सारा ने इसके साथ बेंच पर बैठकर पूछा। हाँ शायद। कल फिर मुझे अजब ख्वाब आया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो ख्वाब नहीं हकीकत हो। सारा, कहीं मुझे नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है? मीसा ने उलझकर इससे पूछा, जो स्कूल से इसके साथ साथ थी। हो सकता है। वैसे अगर ऐसा है तो तुम्हें इलाज करवाना चाहिए। सारा ने कंधे उचकाए, जबकि मीसा सोच में पड़ गई। छुट्टी के बाद वापसी पर सड़क सुनसान पड़ी हुई थी, या इसके लिए थी। कुछ देर ही चली होगी जब मीसा को किसी लड़की के रोने की आवाज आई। इसके कदम यकदम रुके। पलटकर दाईं तरफ देखा, जहां एक लड़की सपाट चेहरे से इसी पर नजरें मरकूज करके खड़ी थी। लेकिन जो चीज मीसा को खौफजदा कर गई थी वो इसकी आंखें थी, जिसके स्याह बड़े बड़े डेले किसी डायन की तरह लग रहे थे। मीसा के देखने पर वो लड़की इसी तरह देखती छोटे छोटे कदम उठाकर इसकी तरफ बढ़ने लगी। देखते ही देखते वो करीब आती काले धुएं में बदल कर गायब हो गई। मीसा का सर चकरा कर रह गया। जाने कुछ महीने से रोज इसके साथ पुरस्कार वाक़े हो रहे हैं, जिनका चाहने के बावजूद वो अपनी मां से तज़किरा नहीं कर पा रही। असद और सैफ 2 भाई थे। हैदराबाद के पोश इलाके में साथ रहते थे। डबल स्टोरी ये घर, जहां नीचे स्कूल था जबकि ऊपर वो लोग रहाइश पजीर थे। असद और करना की एक ही बेटी थी साथ, जबकि एक बेटा जो पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ था, अयान। सैफ और मरीता, जिनकी इकलौती औलाद मीसा थी, जो शादी के 5 साल बाद हुई थी। करना बेगम अपनी बेटी की शादी को लेकर आए दिन परेशान रहती, क्योंकि जो भी साथ को देखने आता मीसा को पसंद कर लेता। यही वजह थी करना बेगम इसे घर आने से मना कर रही थी। मीसा, क्या बात है, ना सलाम ना दुआ, ऊपर से इतनी देर से क्यों आई हो? मरीता बेगम इसे सीधा कमरे की तरफ जाता देखकर डांटते हुए बोली, मम्मा सर में दर्द है, सोना चाहती हूँ। मरीता बेगम की तरफ देखे बगैर कहती तेजी से कमरे में चली गई। ये किस तरह बात करके गई है आपसे चच्ची? तौबा, मैंने आज तक अम्मी से इस तरह बात नहीं की। चाहे मेरे सर में जितना भी दर्द हो, उफ, अभी से इस तरह की है, आगे अल्लाह बचाए। साथ जो सोफे पर बैठी हुई थी आंखें घुमाकर लहक लहक कर कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मरीता बेगम हैरान थी, मीसा ने कभी इस तरह बात नहीं की थी। इसे तो गुस्सा भी नहीं आता था। मीसा कमरे में आते ही बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद बालों को तौलिए से बांधे बाहर निकलकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी
एक झटके से तौलिए को उतारकर कालीन पर छोड़ा। आईने में खुद को गौर से देखने लगी। ग्रे डेले स्याह महसूस हुए। करीब होकर देखने लगी, लेकिन आंखों का असल रंग ग्रे देखकर एक बार आंखें को सख्ती से बंद करके खोला। उफ, लगता है सर में ज्यादा ही दर्द हो रहा है। मिसा सर झटक कर सीधी होती बेड पर जाकर लेटी। यकदम झटके से उठी। इसे लगा जैसे कोई इसके ऊपर गिरा हो। थोड़ी देर इसी तरह बैठे रहने के बाद वो दोबारा लेटकर आंखें मूंद गई। आधे घंटे बाद मरीता बेगम कमरे में दाखिल हुई। मीसा को गहरी नींद में देखकर गहरी सांस भरती वापस चली गई। क्या बात है, कहाँ जा रही हो? सैफ साहब ने लेटते हुए मरीता बेगम से कहा, जो उठकर कमरे से जा रही थी। मीसा को देखने रात का खाना भी नहीं खाया, मगरिब से सो रही है, 11 बज रहे हैं, हो सकता है उठ गई हो। मरीता बेगम जवाब देकर निकल गई। 5 मिनट ही गुजरे थे जब मरीता बेगम घबराते हुए कमरे में आई। मीसा कमरे में नहीं है। मैंने बाथरूम, बालकनी, हर जगह देख लिया। साथ के कमरे में हो शायद, सैफ साहब ने बैठते हुए कहा। मैं देखती हूँ। मरीता बेगम सोचते हुए कि साथ के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जब घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ नजर आया, मरीता बेगम हैरान होती कमरे की तरफ जाने की बजाय गेट से निकलकर जीना उतरकर नीचे जाने लगी। लेकिन नीचे पहुंचने से पहले ही इनके कदम जमीन में गड़ गए। आंखें फैल गईं। इससे पहले मीसा इन्हें देखती, मरीता बेगम लरजते दिल के साथ अपने कदमों को हरकत देती छुपने के लिए पीछे होने लगी। लेकिन चाहने के बावजूद वो एक कदम उल्टा लेकर दूसरा कदम ना उठा सके। मीसा ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाकर सर्द नजरों से इन्हें देखा। मीसा, क्या कर रही हो यहाँ? मरीता बेगम बमुश्किल हिम्मत करती जोर से बोलने लगी, लेकिन आवाज जैसे सिर्फ अपने आप को ही सुनाई दी। जबकि मीसा मुस्कुराई, वही पुरस्कार से मुस्कुराहट। मरीता बेगम को जब कुछ समझ न आया तो आयत पढ़ने लगी। मम्मा, मीसा जोर से चीखते हुए उठकर ऊपर इनकी तरफ आने लगी। मरीता बेगम की ज़बान तालू से जा लगी। घर में सब सो गए थे, तभी यहाँ आ गई थी। चलें अब, सपाट लहजे में कहती मीसा ऊपर चढ़ती चली गई, जबकि मरीता बेगम वैसे ही खड़ी रह गई। अगले दिन एतवार था, इसलिए सब घर पर ही थे। जब अचानक ही साथ का होने वाला मंगेतर और सास आ गए, करना बेगम बुखला गई। सबसे पहला ख्याल इन्हें मीसा का आया। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी साथ के ससुराल का कोई भी फर्द इससे मिले जब तक शादी नहीं होती। इससे कबल वो कमरे में जाती, मीसा शब ख्वाबी के लिबास में ही आंखें मसलती लाउंज में दाखिल हुई। करना बेगम का इसे देखकर खून खोल गया। दानिश, जो साथ को देख रहा था, यकदम नजर इस पर पड़ी तो देखता चला गया। लापरवाह हुस्न इसकी नजरों में कैद होता चला गया। मरीता बेगम अपनी बेटी को देखकर शर्मिंदा हो गई। जबरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर इसका तारुफ करवाया। मीसा की तो जैसे सारी नींद ही उड़ गई। इसके तो सर में शदीद दर्द था, तभी जागते ही सीधा लाउंज में आ गई थी। जितनी देर वो बैठी रही, दानिश इसे ही देखता रहा। साथ का बस नहीं चढ़ रहा था दानिश के सामने बैठी अपनी कजन को गायब कर दे। करना बेगम को जो डर था वही हुआ। दानिश के घर वालों ने कॉल करके करना बेगम को कहा, दूसरी लड़की क्यों छुपाई गई। साथ से रिश्ता तोड़कर मीसा के लिए कहा। करना बेगम तो सुनते ही फट पड़ी। अच्छी खासी भड़ास निकाल कर काल काट कर मीसा के रूम की तरफ बढ़ी। अंदर दाखिल होने से पहले ही रोक कर कुछ सोचते शैतानियात से दोबारा अपने कमरे की तरफ चली गई। सब रिश्ता खत्म होने पर साथ को और खुद को तसल्ली देने लगी, जबकि मीसा को साथ के लिए दुख हुआ, जबकि इन लोगों पर शदीद गुस्सा आया। खाने का वक्त था। मरीता बेगम डिशेस मेज पर रखते हुए साथ को आता देखकर मीसा को बुलाने का कहकर सैफ साहब के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। साथ ने मुंह बनाकर दरवाजे पर नॉक किया। 2 बार नॉक करने के बावजूद कोई जवाब न मिला तो आंखें घुमाकर अंदर दाखिल हुई, लेकिन सामने का मंजर देखते ही इसके पैर जमीन में जमकर रह गए। दरवाजा खोलने की आवाज पर मीसा जो कालीन पर सर झुकाकर बैठी थी,
ہاتھ میں بڑا سا چاقو لیے اپنے ہاتھ پر کٹ لگا کر ہنس رہی تھی۔ رک کر سر گھما کر دروازے کے سامنے کھڑی سعد کو دیکھ کر مسکرائی۔ تم کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ میسا نے یکدم بھاری آواز میں اس سے پوچھا۔ بظاہر تو چہرے پر کوئی ایسی خوفناک تاثرات نہ تھے، لیکن اس کی مسکراہٹ اور آواز سے سعد کا دل کانپ گیا تھا۔ میسا آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی، جبکہ میسا زور سے کہکا لگا کر ہنسی۔ سعد اس کے کہکے کو سن کر کانپ کر پورے قد سے نیچے گری۔ یکدم جیسے میسا نیند سے جاگی، ہاتھ میں خون والا چاقو اور اپنے ہاتھ کو زخمی دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ تیزی سے ہاتھ سے چاقو نیچے پھینک کر باتھ روم کی طرف بھاگی۔ کرنا بیگم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اپنی بیٹی کو زمین پر گرا دیکھ کر چیخ مار دی، سب کو آوازیں دینے لگی۔ میسا، سعد کیا کہہ رہی ہے؟ تم اپنے آپ کو کیوں زخمی کر رہی تھی؟ بتاؤ مجھے، کچھ دن سے کیا حرکتیں کر رہی ہو تم؟ سب سعد کے کمرے میں جمع تھے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے جا چکے تھے۔ مریتا بیگم نے ان کے جاتے ہی میسا کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا، جو آنکھوں میں نمی لیے خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا مما، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کریں۔ میسا پریشانی سے کہہ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ اسد اور سیف صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا جو کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ خاموشی میں اس کی گنگناہٹ پورے اسکول میں گونج رہی تھی، جو بال کھولے بنا دوپٹے زمین پر بچوں کے انداز میں گپت اندھیرے میں بیٹھی ہل ہل کر گنگنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ہر طرف وہ کا عالم تھا۔ یکدم دور کلاس کا دروازہ چرچرایا، ساتھ ہی کسی چیز کے گھسیٹنے کی آواز نے اس کی گنگناہٹ روکی۔ بہت آہستہ سے وہ کھڑی ہوئی، جب زینے سے چڑھ کر کتا بھونکتا ہوا اندر آیا۔ میسا نے گڑگڑا کر اس پر حملہ کیا۔ کلاس کا دروازہ دھاڑ کر کے کھولا اور پھر بند ہوا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں خاموشی کے ساتھ خون کی بدبو پھیل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی، اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے بالوں کو لپیٹ کر اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھی۔ منہ دھونے کے لیے جیسے ہی نل کھول کے چہرے پر چھینٹا مارا، دوبارہ ہاتھ نل کے نیچے کیا، ہاتھ میں بال اور خون جمع ہو گیا۔ دل خراش چینک کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو چٹک کر تڑپ کر کے پیچھے ہوتی، کپ کپاتے ہاتھوں کو دیکھا تو سن ہو گئی۔ ہاتھ ہر چیز سے پاک تھے۔ خوف کے مارے وہ جلدی سے باتھ روم سے نکل گئی، کمرہ لاک کر کے شب خوابی کا لباس بدلنے لگی۔ جب اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے، ہاتھ میں تھامی قمیض کو سختی سے پکڑے وہ چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ اچھے سے تسلی کر کے جلدی سے قمیض پہن کر جیسے ہی لاؤنج میں آئی، جہاں کوئی نہیں تھا، ابھی وہ آواز دینے کا سوچ ہی رہی تھی جب گھر کے دروازے سے سیف صاحب اور مریتا بیگم کو آتے دیکھا۔ مما کیا ہوا؟ آپ سب اس وقت کہاں چلے گئے تھے؟ نیچے پرنسپل کے پاس سے آ رہے ہیں۔ گیٹ کے اندر سامنے ہی کتا مرا ہوا تھا۔ اف، جانے کب مرا بیچارہ۔ وہ تو شکر تھا آج سکول بند نہیں تھا، ورنہ تو کیڑے کھا جاتے۔ مریتا بیگم جرجری لیتی بتا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ میسا انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ 2 دن پرسکون گزرے۔ نہ تو میسا کو صبح اٹھتے جسم میں درد ہوتا، نہ ہی کوئی پرسرار حرکتیں ہوتی۔ میسا سعد کو پانی دے آؤ۔ کرنا بیگم صوفے پر بیٹھی اسے آتا دیکھ کر بولے۔ میسا سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آ جاؤ۔ سعد بیڈ پر بیٹھی فرینچ فرائز کی فل سائز کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے مووی دیکھتے ہوئے کھانے میں مشغول تھی۔ سعد آپ ہی پانی لائی ہوں۔ میسا آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھتے ہوئے بولی۔ سعد نے پلٹ کر نیچے رکھ کر گلاس اٹھا کر گلاس کو منہ سے لگایا، نظریں موویز پر تھیں۔ یکدم تڑپ کر کے سعد نے گلاس کو قالین پر پھینک کر کہہ کرنے لگی۔ اچانک میسا پرسرار طریقے سے مسکرائی، آنکھوں کا ڈیلا سیاہ ہو کے واپس اپنی اصل رنگ میں بدلا۔ میسا نے فرش پر گرے گلاس کو دیکھا جس میں بے تحاشا بال تھے۔
अम्मी अम्मी बचाएं अम्मी। साथ ने फर्श पर गिरे गिलास को देखा तो डर कर अपनी माँ को आवाजें देने लगी। करना बेगम जल्दी से अंदर आई। पीछे ही मरीता बेगम भी साथ ही इनके आई। क्या हुआ साथ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अम्मी इसने मुझे पानी में बाल भर कर दिए। ये लड़की पागल हो चुकी है। इस दिन अपने आप को जख्मी करके खुश हो रही थी, आज अभी मुझे इसने जाने कौन सा काला जादू करके मुझे बालों से भरा पानी पिलाया। साथ अपनी माँ को देखकर सब बताने लगी। मरीता बेगम अपनी बेटी को देखने लगी जो खुद हैरान और परेशान इसे देख रही थी। कहाँ है गिलास? मरीता बेगम ने यकदम ही पूछा। वो रहा। साद ने हाथ के इशारे से गिलास की तरफ इशारा किया। मरीता बेगम ने गिलास जैसे ही उठाकर देखा, जहां बालों का नामो निशान नहीं था। साद तो देखते ही आंखें चिपकाना भूल गई, जबकि मीसा नासमझी से खड़ी रही। मीसा, साद तुम्हारे बराबर की है जो इसके साथ इस तरह का मजाक कर रही हो। माफी मांगो। मरीता बेगम ने बाजू पकड़कर सख्त लहजे में कहा। मेरी क्या गलती है, और जब वो मेरे बराबर की ही नहीं है तो मैं क्यों करूंगी मजाक? मीसा चिढ़कर कहती, बाजू छुड़वाकर कमरे से निकल गई। देखा, इसके तेवर दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। करना बेगम गुस्से से बोलकर गिलास उठाने लगी, लेकिन खाली गिलास को देखकर हैरान रह गई। मरीता बेगम ने सुलगती हुई नजर साथ पर डाली। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मरीता बेगम चुबाकर कहती कमरे से निकल गई। 12 बजे का वक्त था। मीसा का कल टेस्ट था, इसलिए वो लाउंज में ही बैठी पढ़ रही थी, जबकि सब कमरे में सोने जा चुके थे। अचानक खामोश फजा में दरवाजा जोरदार आवाज में दरवाजा खोलने और बंद होने की आवाज गूंजी। अचानक होने वाली आवाज पर मीसा की उंगलियों में दबा पेन छूट गया। घबराकर इसने दरवाजे की तरफ देखा। यकदम दोबारा दरवाजा खोला और बंद हुआ। मीसा डर कर उठ गई। इससे पहले वो कमरे में जाती, दरवाजे के पार किसी लड़की के तड़प तड़प कर रोने की आवाज आ रही थी। खौफ से वो अपनी जगह से हिल न सकी। लड़की के रोने की आवाज भारी से भारी होती चली गई। मीसा का खून खुश्क हो गया। धार से आवाज के साथ कोई इसके आर पार हुआ। जोरदार खटका लगने से वो लड़खड़ाई, हिम्मत करती अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मीसा सुबह उठी तो वही दर्द जिस्म में महसूस हुआ। अंगड़ाई लेकर जैसे ही वो उठी, आंख फटी की फटी रह गई। सामने इसकी माँ खून में लथपथ सूबे पर पड़ी हुई थी। पूरा चेहरा खून से भरा हुआ, पूरे जिस्म पर खून से कपड़े भीगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से नहला दिया हो। मीसा के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। लरजते वजूद के साथ बेड से नीचे उतरी। जब पैरों के नीचे गीला गीला महसूस हुआ, आहिस्ता से सर झुकाकर अपने पैरों की तरफ देखा। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। हर तरफ खून ही खून था। अपनी माँ की हालत देखकर इसके आंसू भी नहीं निकल पाए। कहका की आवाज पर मीसा ने चटक से सर उठाया। सामने ही साथ खड़ी बड़ा सा बेलचा पकड़े कहका लगा रही थी। बेलचा भी खून से भरा हुआ था। स्याह बड़ी आंखें इसी को देखकर हंस रही थी। यकदम मीसा को शदीद गुस्सा आया। साइड टेबल पर शीशे का भारी वाज उठाते ही मीसा ने इस पर हमला कर दिया। घर के सभी अफराद टीवी लाउंज में बैठे थे जब जोर जोर से चीखों की आवाज पर सबसे पहले मरीता बेगम मीसा के कमरे की तरफ भागी। दरवाजा खोलते ही सब लर्ज कर रह गए। मीसा जुनूनी तरीके से साथ को बुरी तरह जख्मी कर चुकी थी, जबकि साथ का सर फटने से खून पानी की तरह बह रहा था। हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची मार दी। कोई बचाओ मेरी बेटी को, बचाओ, कोई बचाओ। करना बेगम सीना पीटती तड़प कर चीख चीख कर बोल रही थी। असद साहब ने आगे बढ़कर इसे जबरदस्ती पकड़ा, जबकि सैफ साहब तो अपनी बेटी को पथराई आंखों से देखने लगे। इन्हें इससे खौफ महसूस हो रहा था। गुस्से से लाल चेहरा अजब सा हो रहा था। असद साहब ने इसे काबू करके थप्पड़ दर थप्पड़ मारने शुरू किए। यकदम मीसा होश में आई। अपनी मां को सही सलामत सामने खड़ा देखकर
आंखें चिपकाना भूल गई। साद को जल्दी से सब अस्पताल लेकर जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही इसकी डेथ हो गई। एक क़यामत थी जो इनके सर पर टूटी हुई थी। करना बेगम गम और गुस्से में पागल हो गई थी। जबकि मीसा को कमरे में लाक करके गए थे, जो सर नीचे करके कालीन पर बैठी, दोनों हाथों को टांगों के गिर्द बांधे सिमट कर बैठी हुई अपने हाथों को देख रही थी। साद का खून इसके दोनों हाथों पर लगा हुआ था। मीसा देखते देखते अचानक रोने लगी। इसने अपनी कजन को मार डाला। आवाज से रोती वो पागलों की तरह खुद को मारने लगी। यकदम इसकी नजर और हाथ रोके बेड की दूसरी तरफ काली स्याह आंखों वाली लड़की इसकी तरफ बैठी इसे देख रही थी। मीसा के रोने में शिद्दत आने लगी। सामने बैठी लड़की का चेहरा बदलने लगा। देखते ही देखते लड़की भयानक होती चली गई। मीसा तेजी से लड़खड़ाकर कांपती टांगों के साथ भाग के दरवाजा पीटने लगी। खोलो, बचाओ मुझे, वो मुझे मार डालेगी। मीसा की आवाज फट रही थी। दरवाजा पीट पीट इसके हाथ सुरख हो चुके थे। जब कान के करीब सरगोशी सुनकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। भारी खौफनाक सरगोशी हुई। मीसा गिरती इससे पहले ही दरवाजा खोलकर करना बेगम अंदर आती किसी चील की तरह इसके ऊपर हमला कर बैठी। करना बेगम अंदर आते ही लगातार इसके चेहरे पर अपने भारी हाथ से थप्पड़ों की बारिश कर रही थी। मीसा, जिसकी जान वैसे ही लड़की को देखकर आधी हो गई थी, अचानक ही भारी हाथ पड़ने से खुद को बचा नहीं पा रही थी। मृता बेगम रोती हुई इसे बचाने बढ़ी। मत मारें, छोड़ दें, प्लीज प्लीज छोड़ दें, मृता बेगम बचाते हुए रो रो कर कह रही थी। जबकि करना बेगम एक ही बात दोहरा रही थी, मेरी बेटी को मार दिया इस पागल ने। करना बेगम ने इसके बालों को अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़ा और कमरे से इसी तरफ घसीट कर बाहर लेकर जाने लगी। एक कहराम बरपा हुआ था। घर में मीसा तकलीफ से चीख रही थी। मृता बेगम अपनी नाजुक सी बेटी को बचाने में लगी हुई थी। यकदम ही सैफ साहब अंदर दाखिल हुए। सामने का मंजर देखकर जल्दी से आगे बढ़कर छुड़वाया। मीसा तड़प कर रो रही थी। मेरी बेटी को मार दिया इस बदजात ने, क्या बगाड़ा था इसने तेरा। करना बेगम गम और गुस्से से चीख रही थी। मीसा बुरी तरह रोती अपने बाप के पीछे छुप गई, जो बेबस थे, क्योंकि मीसा को खुद सब ने अपनी आंखों से पागलों की तरह साथ को मारते देखा था। मृता बेगम का दिल फटने को आ गया। मीसा की हालत देखकर जैसे कभी हाथ तक नहीं लगाया था, आज इसकी ये हालत थी। होंठ फटे, गाल और पेशानी सूजी हुई थी। क्यों किया मीसा, ऐसी क्या बात हुई थी बताओ, मृता बेगम ने झंझोड़ते हुए कहा, जो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। अचानक मीसा पर कपकपाहट तारी हुई। करना बेगम के तड़प तड़प कर रोने में कहके गूंजने लगे। मृता बेगम के साथ सैफ साहब भी अपनी बेटी को देखने लगे, जो इतना पीटने के बाद कहका लगा रही थी। करना बेगम भी अपना रोना भूलकर इसे खौफ से देखने लगी। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। कहके लगाते लगाते मीसा तेजी से कमरे की तरफ भागी। मीसा, सैफ साहब दाड़ कर पीछे भागे। अंदर का मंजर देखकर साकत हो गए। मीसा स्टडी टेबल से लैंप उठाकर तार को दांतों से काट रही थी। ये पागल हो गई है सैफ, मृता बेगम खौफ से बोली, जो अब तार काट कर हर चीज को कहका लगाकर जमीन बोस कर रही थी। मार दिया इसे मैंने। कहका लगाने के साथ मीसा जोर जोर से बोल रही थी। दोनों दरवाजे के पास खड़े बरसती आंखों से अपनी 17 साला बेटी को देख रहे थे। मृता बेगम का तो दिमाग ही सुन्न हो चुका था। मीसा की हरकतें काफी पुरसरार हो रही थी। काश वो पहले ही अपने शौहर से इस बारे में बात कर लेती तो शायद आज ऐसा ना होता। मृता बेगम रोते हुए सैफ साहब के बाजू को थाम कर आंखें मीच कर रोने लगी, जो अपनी बेटी को कम एक पागल को देख रही थी। साथ का जनाजा घर आ चुका था। जवान मर्ग पर हर आंख अश्क से लबरेज थी। करना बेगम, जो अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखना चाहती थी, सफेद कफन में देखकर धाड़े मार मार कर सीना को कर रही थी, जबकि मरीता बेगम भी साथ को देखकर जब्त को बैठी थी। दूसरी तरफ मीसा जमीन पर बच्चों की तरह लेटी
छत पर नजरें मरकूज किए हुए थी, कभी हंसती कभी घूरती। यकदम कमरे में खून की बू आने लगी। मीसा ने ऐस्तगी से सर घुमाकर कमरे के कोने में देखा, जहां वही अधेड़ उम्र आदमी बैठा तेज तेज कुछ पढ़ रहा था। मीसा इसके हिलते होंठों पर नजरें मरकूज किए देखती रही, जब कमरे में भारी कदमों की धमक सुनाई देने लगी। मीसा दर्द से कराह कर अपने हवास में आती अपने इर्द गिर्द देखकर खौफ से चिल्लाने लगी। टांगों से जैसे जान निकलने लगी जब खून की बूंद आकर इसके चेहरे पर गिरी। बिनबनाहट कानों में तेज होती चली गई। मीसा ज़बान को हरकत देने की कोशिश करने लगी, जब यूं महसूस हुआ मुंह में जुबान नहीं। हाथ उठाकर देखना चाहा, जब हाथों को सुन पाया। साथ को तदफीन के लिए ले जाया गया। करना बेगम को आस पड़ोस की औरतें संभाल रही थीं। तदफीन के बाद घर आए, जब करना बेगम ने अपनी बेटी के मुजरिम को पुलिस के हवाले करने को कहा। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे लगता है मीसा बीमार है, वरना वो ये सब कभी नहीं करती। बीमार? मेरी बेटी को बेरहमी से मार दिया और तुम कह रहे हो वो बीमार है? माफ करना, लेकिन मीसा ने जो किया इसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो बीमार हो या पागल। सैफ साहब की बात सुनकर असद साहब गुस्से में बोलते काल करने लगे। मरीता बेगम जारो के तार फर्श पर बैठी रोने लगी। मीसा, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? मरीता बेगम सर पीट रही थी। लाउंज में ही सब खड़े थे। धार से मीसा के कमरे का दरवाजा खोला। सबने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा, जो दोबारा बंद हो चुका था। दरवाजे के नीचे से खून बहते हुए निकल रहा था। मीसा, सैफ, मीसा, मरीता बेगम चीख कर बोलती हुई अंदर भागी। सन्नाटे में दिलखराश चीख के साथ सब अंधेरे में डूबता चला गया। ऐसी क्या बीमारी थी आपकी बेटी को? क्या इनका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं था? ऐसा कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहिब, हमारी मीसा तो बिल्कुल ठीक थी। कॉलेज जाती थी, पढ़ती थी, नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल। सैफ साहब मुर्दा आवाज में बोले। एक बात समझ नहीं आई, आपके घर में बेलचा कहां से आया? मकतूला के वालिदैन का यही कहना है इनकी बेटी को बेलचे से मारा गया है। पोस्टमार्टम इनके वालिदैन ने होने नहीं दिया कि इन्हें अपनी बेटी की मुजरिम और गवाह यही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने अपनी बेटी को खुद मार दिया हो? इंस्पेक्टर मशकूक नजरों से देखता पूछने लगा। हम इतने बगैरत नहीं हैं, लेकिन आपकी बेटी ने सबूत दिया है। सैफ साहब अपनी कजन को कत्ल करके खुद को पंखे में तार डालकर अपने आप को मार डाला। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, हमें कुछ नहीं पता। वो कुछ दिनों से पुरस्कार हरकतें कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। इसके दिमाग में जाने क्या चल रहा था। मरीता बेगम ने रोते हुए सब बताना शुरू कर दिया। सैफ साहब अपनी बीवी को गुस्से और सदमे से देख रहे थे। काश तू इसकी तरफ से इतनी लापरवाह ना होती तो शायद कुछ भी ऐसा ना होता। वक्त की रफ्तार इसी तेजी से चलती रही। मीसा के खुद को मार लेने से केस नहीं हो सका। हाँ, इतना जरूर हुआ, मरीता के इसके बारे में बताई गई बातों से लोग मीसा को पागल समझने लगे, तो कुछ लोग मीसा की पुरस्कार हरकतों का सुनकर इस पर कोई आसेब होगा कहकर बातें करते। मरीता बेगम को एक पल करार नहीं आता। डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे सब खामोशी से खाना खा रहे थे। साथ की मौत और मीसा की खुदकुशी सुनकर इनका बेटा एक हफ्ते के लिए बीवी बच्चों के साथ आकर 4 दिन रहकर वापस चला गया था। सैफ अचानक असद साहब ने अपने भाई को मुखातब किया। जी कहें, जो हुआ इसमें किसी का कसूर नहीं था। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। ना मेरी साथ वापस आ सकती है, ना ही मीसा।
اس لیے میں نے کل ہی کرنا کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے اور تم دونوں کا بھی جاننا ضروری ہے۔ اسد صاحب ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے، سب ان کی طرف متوجہ تھے۔ جب میسا کے کمرے سے بنبناہٹ کے بعد دروازے کے نیچے سے خون بہتا باہر نکل رہا تھا، میں نے ایک گھر دیکھا ہے، ہم 2 دن بعد شفٹ ہو رہے ہیں۔ اسد بھائی، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اسد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر سیف صاحب سے کہا، ہم میں میرا مطلب ہے ہم چاروں۔ مجھے وحشت ہوتی ہے گھر سے، اب ایسا لگتا ہے ارد گرد بہت سی مخلوقات ہمارے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اسد نے کہہ کر مریتا اور سیف کو دیکھا۔ کرنا بیگم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کل ہی تو رات کو کسی چیز کے چبانے کی آواز سے آنکھ کھلی تھی، لاؤنج میں دیکھنے گئی تو میسا کے کمرے کا پورا دروازہ کھلا تھا، اندر لائٹ جل رہی تھی۔ اچانک لاؤنج کا ٹی وی آن ہو گیا۔ کرنا بیگم جو کمرے کو دیکھ رہی تھی، ٹی وی کھلنے پر خوف سے اپنے کمرے میں جا کر دوبارہ لیٹ گئی۔ 1 مہینے بعد گیٹ کھول کر وہ آدمی کے پیچھے چلنے لگی۔ ارد گرد عورتیں دیوار کے ساتھ لگی بینچوں پر بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ کچھ نوٹ ساتھ چلتے آدمی کو دے کر پہلے جا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نیم اندھیرے میں اگربتیوں کی خوشبو نے پورے کمرے کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ جگہ جگہ موم بتیاں لگی ہوئی تھیں جو اندھیرے کو کم کرنے کا باعث بن رہی تھیں۔ آؤ، کیسے آنا ہوا؟ کمرے میں اڈھیڑ عمر آدمی کی آواز گونجی، جو زمین پر بیٹھا کالے چولے میں اپنے لمبے لمبے بالوں کو پھیلائے کھوپڑیاں رکھے بیٹھا، تھال کڑی کا زیور انگوٹھیاں سجائے کچھ پڑتا سرمے لگی آنکھوں کو اس پر مرکوز کر کے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس آدمی کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے تمہارا راستہ اب صاف ہے، آدمی نے اس کے بیٹھتے ہی کہا، جو خاموشی سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو آج ایک بھیانک شکل کا لگ رہا تھا۔ کرنا بیگم کا دل کیا کاش وہ اسے بھی مار دے۔ کیسا کام؟ آپ نے کہا تھا لڑکی پاگل ہو جائے گی، پر اس پاگل لڑکی نے میری بیٹی کو جان سے مار ڈالا اور خود بھی مر گئی، جبکہ آپ نے کہا تھا آپ کا جادو کبھی ناکام نہیں ہوتا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ مجھے افسوس ہوا، لڑکی پر جن عاشق ہو گیا تھا، اپنے ساتھ لے گیا اسے۔ باقی جو تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوا، ضرور اس شرارتی جن نے کیا ہوگا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ کیسا کالا جادو تھا کہ ایک جن آپ کے قابو میں نہیں رہا؟ میں کتنی امیدوں سے آئی تھی کہ اس لڑکی کو پاگل خانے بھیج دوں گی تاکہ میری بیٹی کو سب دیکھ سکیں، پسند کر سکیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس آگ میں میری بیٹی جل گئی، مریتا بیگم روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر آنسو پونچھ کر پرس سے 40,000 روپے نکال کر اس شخص کو دیے جو للچائی ہوئی نظروں سے پیسے دیکھ رہا تھا۔ چلتی ہوں۔ کرنا بیگم کام کے بعد کے پیسے دینے آئی تھی، شاید وہ نہ دیتی اگر وہ اپنا مرشد نہ پیچھے لگواتا جو پیسے نہ دینے کا سن کر دھمکی دینے لگا تھا۔ کرنا بیگم کے نکلتے ہی اس آدمی نے کسی آدمی کو بلایا۔ جی بابا، اس عورت کو دوبارہ یہاں آنے مت دینا، کہیں اپنی بیٹی کے غم میں آ کر ہمارے حلق میں ہی نہ پھنس جائے۔ آدمی پیسے کی گدی کو سونگتا ایک نوٹ اسے دے کر بولا، جو شیطانیات سے مسکرا کر سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ کچھ بھی نہیں چاہا تھا، بس اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے غلط راستہ ہی تو چنا تھا، جس راستے نے سب سے پہلے اسی کی اولاد کو کھا لیا تھا۔ ختم شد۔